हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। तो कल हमने पढ़ा था कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जैव विविधता के बारे में। तो कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके ज़रूर देख लेना और फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो मेरे साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो और ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी देखना, आपको पूरी आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जैव विविधता। जैव विविधता होता है कि अनेक प्रकार के जीवों का पाया जाना ही क्या होती है जैव विविधता। जैसे कुत्ते की एक जाति है, बिल्ली की एक जाति है, घोड़े की एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, मटर का पेड़ एक जाति है, बरगद का पेड़ एक जाति है। ये सब मिलकर जातियां क्या करती हैं, जैव विविधता बनाती हैं। जैसे हम कहीं जंगल में जाते हैं तो हमें वहाँ बहुत सारे जीव दिखते हैं और वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखते हैं। तो वो सब अलग अलग जातियां हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, जैव विविधता। प्रोकैरियोट्स को छोड़कर 1.7 बिलियन अर्थात 17 लाख प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जो कि 20% ही जीव हैं। 20% जीव हैं। अभी तक 80% जीव खोजने बाकी हैं और प्रत्येक दिन नए नए जीव खोजे जा रहे हैं। और उन जीवों को कहाँ पे रखा जाए, कैसे रखा जाए, इस परिस्थिति में विज्ञान की एक शाखा का निर्माण हुआ जिसे क्या बोलते हैं, वर्गीकी। वर्गीकी को इंग्लिश में बोला जाता है टैक्सोनॉमी और ये शब्द ए.पी. कंडोले ने दिया था। और इनके भी 3 भाग हैं। पहचान, सबसे पहले जीव की क्या की जाती है, पहचान। फिर उसका क्या किया जाता है, नामकरण। और फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण समानता और असमानता के आधार पर किया जाता है। सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु ने किया था। अरस्तु ने पादपों और जंतुओं का वर्गीकरण किया था। पादपों का वर्गीकरण 3 भागों में किया था, वृक्ष, शाक और झाड़ी। जंतुओं का वर्गीकरण उन्होंने 2 भाग में किया था, एक लाल रक्त की उपस्थिति और एक लाल रक्त की अनुपस्थिति के कारण। जैसे कीट है तो कीटों में रक्त का कोई कलर नहीं होता है, उस हिसाब से इन्होंने वर्गीकरण किया था। वर्गीकी के जनक कैरोलस लीनियस को बोला जाता है। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि जीवों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जाम्पल के रूप में समझा दूं। जैसे हम किसी दुकान पर जाते हैं, 2 दुकानें, एक वो दुकान है जहाँ पर कपड़े बिखरे हुए पड़े सारे, और एक वो दुकान है जहाँ पर सभी कपड़े साइज के हिसाब से व्यवस्थित रखे हुए। तो हम यहाँ तो जाते हैं तो ना कुछ खरीदने का मन करता है, ना कैसे सब एक एक करके तो कैसे उठाएं। और एक हम इस दुकान में जाते हैं तो साइज के हिसाब से हम दूसरी जगह जाएंगे ही नहीं, जो हमें ज़रूरत होगी वहीं जाएंगे। तो हमें क्या होगी, पहचान करने में आसानी होगी। उसी प्रकार से जीवों को भी उनकी पहचान करने में आसानी होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं और अध्ययन करने की सुविधा हो। विभिन्न जीवों के मौलिक लक्षण व उनके बीच विकासीय संबंध को करना वर्गीकरण का उद्देश्य है। जैसे हम देखते हैं तो मनुष्य के पूर्वज कौन थे, कपी। तो हमने कैसे देखा कि उनके पूर्वज कभी है, हम जीवाश्म में देखते हैं तो हमें क्या होती है, समानता के आधार पर हमने देखा कि विकासीय संबंध हमारा एक समानता। उन जीवों का अध्ययन हो जाता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में मिलते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम है, तो सारा मतलब दूर दराज के क्षेत्र में जो सब डाटा ऑनलाइन हो जाता है, तो सभी जीवों का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि नामकरण क्यों करते हैं जीवों का। किसी जीव को नाम देना क्या कहलाता है, नामकरण भी कैसे करते हैं, वैज्ञानिक नाम जो 2 नामों से मिलकर बना होता है। सभी जीवों के होते हैं स्थानीय नाम, तो सभी जगह तो उनको पहचानेंगे नहीं। जैसे कोई कुत्ता है तो कुत्ते को हम तो कुत्ता बोल लेते हैं, लेकिन अमेरिका में लोग वहाँ नहीं समझेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया, सभी का एक ही नाम हो और वो नाम क्या हो, वैज्ञानिक नाम, ताकि कहीं भी जाए तो उसी नाम से लोग पहचाने। तो उसके लिए क्या किया गया, वैज्ञानिक नाम दिया गया। और उस वैज्ञानिक नाम के लिए सबसे पहले द्विनाम पद्धति दी गई, जो किसने दी, कार्ल लिनियस ने, जिसमें एक तो होता है वंश नाम और एक होता है जाति नाम। जैसे हम मनुष्य का देखें तो होता है होमो सैम्पियंस, तो होमो तो है वंश का नाम और सैम्पियंस है जाति का नाम। उसी प्रकार से नामकरण करने के लिए विशेष समितियां होती हैं, जिसमें एक समिति है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर,
जिसमें क्या होता है, कोई अगर पादप खोजा जाता है तो उस पादप को नामकरण ICBN समिति के द्वारा दिया जाता है। और दूसरी समिति है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसे कोई जंतु की खोज की जाती है तो उस जंतु का नामकरण के लिए ICZN समिति के द्वारा किया जाता है। और एक समिति है ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर। वायरस का नामकरण किया जाता है। जैसे एक कोरोना वायरस आया तो उसका नामकरण किसने किया? ICVN समिति ने किया। कोई वायरस की नई खोज होती है तो उसका नामकरण इसी समिति के द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं द्विनाम पद्धति के नियम। तो पहला नियम है वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम हमेशा दो नाम से बना होता है, एक तो होता है वंश नाम और दूसरा होता है जाति नाम। तो दूसरा नियम हम पढ़ने वाले हैं वंश नाम। वंश नाम का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बड़ा। और एक है जाति नाम जिसका पहला अक्षर हमेशा छोटा होता है। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें वंश नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा और जाति का हमेशा पहला अक्षर छोटा होता है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक के नाम के बाद वैज्ञानिक का नाम आएगा। और वो नाम कैसे आएगा? संक्षिप्त में। जिसने भी उसका नामकरण किया है उस वैज्ञानिक का वहाँ पे क्या आएगा? नाम आएगा। तो हम आगे जैसे देखते हैं होमो सैपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है और इसकी खोज की थी लिनेस ने, तो इस वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में लिखा जाएगा। चौथा नियम है वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होता है। लैटिन भाषा में क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम वैज्ञानिक लैटिन भाषा का ही प्रयोग करते थे। और दूसरा ये है कि यह भाषा मृत थे। मृत का मतलब ये नहीं है कि वो मर चुकी है, मृत का मतलब है अर्थात ऐसी भाषा जिसमें कभी नाम का अर्थ चेंज ना हो। पांचवा नियम हम पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक नाम। हस्तलिखित में जैसे हम नाम लिखते हैं हाथों से तो उसको हमको रेखांकित करना पड़ता है। जैसे पाइसम सैटाइवम, तो इसको हमने क्या किया है? रेखांकित, क्योंकि ये हमने हाथ से लिखा है। और अगर हम कोई छापते हैं जैसे लैपटॉप में कीबोर्ड से, तो वहाँ क्या लिखना पड़ता है? तिरछे अक्षरों में लिखना पड़ता है। दूसरा भाग हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहचान करने में आसानी हो इसलिए हम जीवों का क्या करते हैं? वर्गीकरण। और इनका आधार है समानता और असमानता के आधार पर। इसमें कौन कौन सी जीवों में समानता है, कौन सी असमानता है, उस आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। जीवों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो एक समूह में रखा जाता है और ऐसे समूह को मिलाकर वर्गीकी पदानुक्रम कहा जाता है। अर्थात जीवों को बांट रहे हैं तो उनकी एक एक पद होते हैं। प्रत्येक जीव को एक क्या दिया जाता है? पद दिया जाता है। जैसे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये सब क्या है? पद, 7 पद है। तो इस प्रकार से हम जीवों को अलग अलग पदों में वर्गीकृत करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं शेर, उसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। एक होता है बाघ जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। इन दोनों की जातियां अलग अलग हैं लेकिन इनका वंश एक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जातियां मिलाकर वंश बनाती हैं, वंश का निर्माण करती हैं। तो कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिसमें क्या होती हैं? समानता, और वो मिलकर क्या बनाती है? वंश। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। हम इस डायग्राम से समझेंगे कि ये संपूर्ण प्रक्रिया कैसे हो रही है। तो कुछ जातियां जिसमें क्या होती हैं? समानता, वो मिलकर क्या बनाती है? वंश। कुछ ऐसे वंश होते हैं जिसमें समानता होती है, वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? कुल का। कुछ ऐसे कुल होते हैं जिसमें समानता होती है, वो मिलकर गण का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे गण होते हैं जिसमें समानता होती है, वो मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिसमें समानता होती है, वो मिलकर संघ का निर्माण करते हैं। और कुछ ऐसे संघ होते हैं जिसमें समानता होती है, वो मिलकर जगत का निर्माण करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया कैसे होती है यहाँ अपन समझेंगे। पूरी प्रक्रिया NCERT में पूरा लिखा हुआ है। यह समझने के बाद आपको NCERT बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। जैसे हमने देखा था कि शेर की जाति होती है लियो और टाइगर, बाघ की जाति होती है टिग्रिस। तो इन दोनों में समानता ये है कि ये दोनों क्या है? बड़ी बिल्लियाँ। और दोनों जाति में समानता होगी तो वो किसका निर्माण करेगी? वंश का। तो इसमें दोनों का वंश क्या है? पैंथेरा। पैंथेरा इसमें क्या होता है? जिसमें बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, इसको हम पैंथेरा वर्ग में रखेंगे। एक हम दूसरा वर्ग लेते हैं फेलिस, इसमें छोटी बिल्लियाँ होती हैं। इन दोनों में कुछ तो ऐसी समानता होगी जो किसका निर्माण करेगी? कुल का।
तो इन दोनों में ऐसी समानता होती हैं जो कि कुल का निर्माण करती हैं, और वो कुल है फेलिडी कुल। फेलिडी कुल होता है बिल्लियों का कुल, जिसमें दोनों बिल्लियों को रखा जाता है। इसमें बड़ी बिल्लियां भी होती हैं, छोटी बिल्लियां भी होती हैं। इन दोनों में समानता होगी, इसलिए इसने इसका निर्माण किया फेलिडी कुल का। और एक हम दूसरा कुल लेते हैं कैनेडी कुल। इसमें क्या होता है, कुत्तों का कुल होता है कैनेडी कुल और फेलिडी कुल। फेलिडी कुल होता है बिल्लियों का कुल और कैनेडी कुल होता है कुत्तों का कुल। अब इन दोनों में भी क्या होती है, समानता। और ये गण का निर्माण करेंगे कार्निवोरा गण। कार्निवोरा गण में मांसाहारी जंतुओं को रखा जाता है। कुत्ते भी मांसाहारी होते हैं और बिल्लियां भी मांसाहारी होती हैं। ये इन दोनों में समानता है और इनको रखा जाता है कार्निवोरा गण में। अब हम दूसरा गण लेते हैं प्राइमेटा गण। प्राइमेटा गण में खोपड़ी बड़ी होती है, उन जीवों को रखा जाता है। अब एक तो है मांसाहारी और एक है खोपड़ी बड़ी। अब इन दोनों में समानता कैसे होगी, तो हम देखते हैं इन दोनों में भी समानता होती है और इनको रखा जाता है मैमेलिया वर्ग में। मैमेलिया वर्ग स्तनधारियों का वर्ग है, इन जिसमें खोपड़ी भी बड़ी होती है और वो मांसाहारी भी होते हैं। इसको हम मैमेलिया वर्ग में रखेंगे। और हम दूसरे वर्ग लेते हैं जैसे सरीसृप, पक्षी, मछली। सरीसृप वो जीव होते हैं जो रेंगते हैं, पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं। और इन दोनों में भी क्या होती हैं, समानता। और समानता होती है, इसलिए हम इनको रखेंगे संघ में, कॉर्डेटा संघ में। कॉर्डेटा संघ क्या होता है, जिसमें सभी जीवों के जीवन काल में पृष्ठरज्जु मिलती हैं। सरीसृप में भी मिलती हैं, पक्षी में भी मिलती हैं, मछली में भी मिलती हैं और स्तनधारियों में भी मिलती हैं। इसलिए हम इनको रखेंगे कॉर्डेटा संघ में। और अब हम दूसरा एक और संघ लेते हैं पोरीफेरा, जिसमें परपोषी जीव होते हैं। सिलेंट्रेटा पोरीफेरा आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आने वाला टाइम में वीडियो आ जाएगा, पढ़ लेना। पोरीफेरा में परपोषी जीव को रखा जाता है। अब इन दोनों में भी क्या होती है, समानता। और इसको हम रखेंगे प्राणी जगत में। कुल मिलाकर ये संपूर्ण प्रक्रिया चलती रहती है। समानता होती है, जाति में समानता होती है तो वंश का निर्माण करती है, वंश में समानता होती है, कुल बनाती है, कुल में समानता होती है, गण बनाता है, गण में समानता होती है, वर्ग बनता है, वर्ग में समानता होती है, संघ का निर्माण होता है और संघ में समानता होती है तो क्या बनता है, जगत। ये संपूर्ण चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे समानता होती है और वो आगे स्टेप बाय स्टेप निर्माण करते हैं। जाति से जगत की ओर जाने पर समानताएं घटती हैं। जाति से जगत की ओर जाने पर समानताएं हमेशा क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और वीडियो पूरा देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी देखना, आपको पूरी आसानी से समझ में आ जाएगी। ऐसे तो एनसीईआरटी देखे तो बहुत हार्ड लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आसान तरीके से मैंने समझाया है। और आप चाहो तो ये नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले सकते हो। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है पूरा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक का बटन दबा देना, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके और हम आने वाला टाइम में और भी अच्छा वीडियो बना सके। ठीक है, आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।